अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं एमएबी टीवी। शहर गुलबर्गा रियासत कर्नाटक का एक तारीखी शहर है। ये तारीखी शहर बेंगलुरु से 623 किलोमीटर और हैदराबाद से 230 किलोमीटर पर वाक़ है। शहर गुलबर्गा आज़ादी से कब्ल निज़ाम हुकूमत के अंदर आता था और रियासत हैदराबाद का हिस्सा भी था। दोस्तों, गुलबर्गा का मतलब फ़ारसी में गुल के माने फूल के हैं और बर्ग के माने बाग के हैं। मतलब गुलबर्गा फूलों के बाग को कहते हैं। कहा जाता है कि पुराने दिनों में गुलबर्गा का नाम कलबुर्गी भी था, जिसे हालिया दिनों में एक हुकूमती फरमान जीओ के ज़रिए गुलबर्गा का पुराना नाम कलबुर्गी कर दिया गया है। पहले गुलबर्गा शरीफ भी कहा जाता था। इस तारीखी शहर में वाक़ किला 0.25 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस किले को रोज़ गार्डन, फूलों का बाग या गुलबर्गा के तौर पर तामीर किया गया था। कहा जाता है कि एक ज़माने में इस शहर के ज़्यादातर घरों में फूलों के बाग हुआ करते थे, जिससे इस शहर का नाम गुलबर्गा पड़ा। इस नाम से शहर की जाह व हशमत और दौलतमंदी का भी पता चलता है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद गुलबर्गा लिसानी बुनियाद पर रियासतों की तंजीम जदीद के तहत रियासत कर्नाटक में आ गया था। वैसे तो ज़िले का आगाज़ 6वीं सदी ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय कोटा ने इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया, लेकिन जल्द ही चालुक्य ख़ानदान इसको दोबारा अपने कब्ज़े में ले लिया। चालुक्य ख़ानदान की इस शहर पर तकरीबन 200 साल तक हुकूमत रही। फिर कालाहरियों ने इसे अपने कंट्रोल में लेते हुए इस पर 12वीं सदी ईस्वी तक हुकूमत की। 12वीं सदी के आखिरी बरसों में देवागिरी के यादों और द्वारा समुद्रा के हौसल्या ने चालुक्य और कालाछोरी के इक़्तिदार को तबाह कर दिया। इन्हीं दिनों में वरंगल के काकतीय सलातीन आते हैं और गुलबर्गा के साथ रायचूर को अपनी सल्तनत में दाखिल करते हुए 2 अजला की तश्कील अमल में लाते हैं। लेकिन 1321 ईस्वी में तारीख का वो सुनहरा दौर भी शुरू होता है, जिसमें सलातीन दहली की भी आमद होती है। सलातीन दहली गुलबर्गा, रायचूर समेत सतह मुर्तफ़ा दक्कन पर कब्जा करते हुए कानून की बालादस्ती कायम कर देते हैं। इस तरह शहर गुलबर्गा पहली मर्तबा मुस्लिम रियासत के ज़ेर इक़्तिदार आता है। अब बात करते हैं बहमनी सल्तनत के बारे में। बहमनी सल्तनत जनूबी हिंदुस्तान के इलाके दक्कन में पहली आज़ाद इस्लामी मुमलिकत थी। बहमनी सल्तनत को कुरून वस्ता की अजीम सल्तनतों में शुमार किया जाता है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इस सल्तनत का बानी है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की बगावत की थी, जिसके बाद सलातीन दहली का बागी नज़ीरुद्दीन इस्माइल शाह ने ज़फ़र खान के हक़ में दस्तबरदारी इख्तियार कर ली, जिसके बाद ज़फ़र शाह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के खिताब से तख्त नशीन हुआ। यह सल्तनत दहली सल्तनत के जनूबी सूबों में से एक थी। बहमनी सल्तनत को जनूबी हिंद की हिंदू रियासत विजयनगर इसके सख्त मुकाबिल थे। 1466 से 1481 के बीच महमूद गामा के दौरान वज़ारत बहमनी सल्तनत को उरूज हासिल हुआ। 1518 के बाद ये ममलिकत 5 रियासतों में बढ़ गई, जिनमें अहमदनगर की निज़ाम शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही, बीदर की बरीद शाही, बरार की अमाद शाही और बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत शामिल है। इन सब रियासतों को मिलाकर सलातीन दक्कन कहा जाता था। 13वीं सदी ईस्वी में सलातीन दहली कमज़ोर हो जाती है, जिसके बाइस छोटी छोटी खुदमुख्तार आज़ाद रियासतें वजूद में आईं। इन रियासतों में बहमनी सल्तनत भी शामिल रही। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी सल्तनत का क़याम अमल में लाया। हसन गंगू ने इस वक्त के हसनाबाद, मौजूदा गुलबर्गा को अपना दारुल हुकूमत बनाया। अहमद शाह वली बहमनी 1424 में बीदर को अपना पायतख्त बनाया, लेकिन दिगर सल्तनतों की तरह बहमनी सल्तनत का भी एक दिन ख़ात्मा होना था, और हुआ। 1428 ईस्वी से 1518 में पायतख्त बीदर रखने वाली बहमनी सल्तनत का ख़ात्मा हुआ और इस सल्तनत के ख़ानदान से 5 रियासतें हिंदुस्तान के नक्शे पर उभरे।
ये रियासतें बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की हैं। इन दिनों गुलबर्गा के कुछ हिस्से सल्तनत बीजापुर और सल्तनत बीदर के ज़ेर नगीन थे। तारीख़ी हक़ाइक़ कुछ और हैं। आखिर में इन सल्तनतों को 1687 में मुग़ल सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने कब्ज़े में ले लिया। 17वीं सदी से 1956 तक मुग़लिया सल्तनत के फरमारवां औरंगज़ेब आलमगीर की जानिब से 17वीं सदी में दक्कन की फ़तह के साथ गुलबर्गा मुग़लिया सल्तनत में दाखिल हुआ, लेकिन 18वीं सदी में मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल हो गया। 18वीं सदी के इब्तिदाई बरसों में औरंगज़ेब के जनरल आसिफ जाह गोलकुंडा की खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। इस तरह आखिरकार ये शहर रियासत हैदराबाद में दाखिल हुआ। 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी हासिल हुई और 1948 में रियासत हैदराबाद का इंडियन यूनियन में इंज़माम हो गया। लेकिन 1956 में आंध्र प्रदेश से गुलबर्गा को अलग कर न्यू मैसूर स्टेट में शामिल कर दिया गया। दोस्तों बता दूं, कर्नाटक का पहला नाम रियासत मैसूर था, बाद में उसे कर्नाटका कर दिया गया। 2014 की मरदमशुमारी के मुताबिक गुलबर्गा की आबादी 11,01,989 है, जिसमें मर्द 55% और ख़वातीन 45% है। गुलबर्गा की ख़वानदगी 66%, जो कौमी औसत 62.9% से ज़्यादा है। मर्दों में ख़वानदगी 70% और ख़वातीन में 30% है। गुलबर्गा में 6 साल से कम उम्र के बच्चे 15% हैं। इस शहर में कन्नड़ा, दक्कनी उर्दू अहम ज़ुबानें हैं। तारीख़ी इमारतों की बात करें तो गुलबर्गा में बहमनी सल्तनत का कदीम और खस्ताहाल किला भी है। इस किले में दिलकश मस्जिद भी है, जिसे जामिया मस्जिद किला कहा जाता है। गुलबर्गा में जगह जगह बहमनी सल्तनतों की गुंबदें भी हैं और हफ्त गुंबद की 7 गुंबदें भी काबिल ज़िक्र हैं। श्री केशतरा घानापुर मंदिर है। सिद्धार्थ ट्रस्ट का बुद्ध विहार और टैंक बैंड रोड पर शरण बसवेश्वर गार्डन और मंदिर है, और दरगाह हज़रत गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह भी वाक़ है। गुलबर्गा में गुलबर्गा यूनिवर्सिटी भी इल्मी मैदान में नाम रोशन कर रही है। किला गुलबर्गा को सबसे पहले सलातीन वरंगल के हुक्मरान राजा गोलचंद ने तामीर किया था, लेकिन बाद में सलातीन दहली से अलहदगी के बाद किला गुलबर्गा को 1347 में बहमनी हुक्मरान अलाउद्दीन बहमनी ने तोसी की। दारुल हुकूमत को यादगार बनाने के लिए किले में शानदार मस्जिद तामीर की गई। गुलबर्गा 1327 से 1424 तक बहमनी सल्तनत का दारुल हुकूमत रहा, लेकिन बीदर का मौसम और फ़िज़ा खुशगवार होने की वजह से इसे 1424 के बाद वहाँ मुंतकिल किया गया। गुलबर्गा का ज़िक्र हो और किला गुलबर्गा और जामिया मस्जिद किले के ज़िक्र के बिना अधूरी है। किला गुलबर्गा में वाक़या जामिया मस्जिद को एक मौरिश मेमार ने तामीर किया था। ये मस्जिद 14वीं से 15वीं सदी के दौरान तामीर की गई। जामिया मस्जिद को स्पेन की एक रियासत कुर्तबा में मौजूद एक अजीम मस्जिद की मुशाबिहत रखती है। इस मस्जिद को कैथेड्रल मस्जिद भी कहा जाता है। गुलबर्गा की जामा मस्जिद हिंदुस्तान की मुनफरिद जामिया मस्जिद में से एक है। मस्जिद के मगरिबी किनारे एक बड़ा गुंबद है, जो मस्जिद के एक बड़े हिस्से को घेरे हुए है, जबकि मस्जिद के चारों अतराफ वाक़े छत को औसत और छोटे साइज़ की गुंबदों से खूबसूरत बनाया गया है। मस्जिद के दाखिले के लिए मौजूदा चारों अतराफ एक रास्तों की छतों पर 63 गुंबदें हैं। जामा मस्जिद गुलबर्गा के महराब का डिज़ाइन हैदराबाद के बेगमपेट में वाक़े हिस्पानवी मस्जिद के अंदरूनी डिज़ाइन की शबीहा पेश करती है। हिंदुस्तान में इस डिज़ाइन की सिर्फ ये 2 मस्जिदें हैं। गुलबर्गा की जामिया मस्जिद साउथ एशिया की शानदार मस्जिद शुमार की जाती है। इस तारीख़ी मस्जिद को 1358 से 1375 के बीच में तामीर किया गया था। जामा मस्जिद की तामीर मोहम्मद शाह अव्वल ने अपने दारुल हुकूमत में करवाई थी। मस्जिद का मरकज़ी दरवाज़ा यानी सेंट्रल गेट शुमाल में वाक़ है। मस्जिद की बैरूनी दीवारें
محراب دار ہیں جس سے ضروری روشنی اور صحن کی تازہ ہوا فلٹر ہو کر مسجد میں داخل ہوتی ہے۔ مسجد کے اندرونی ستونوں پر کوئی نقش و نگار نہیں ہے، ان ستونوں کو سفید چونے سے رنگا گیا ہے۔ ہال میں کھڑے ہوئے یہ وسیع ستون مسجد کی فضا کو خوبصورت اور روشن بناتے ہیں۔ تاریخی ضلع گلبرگہ دکن یعنی سطح مرتفع پر واقع ہے۔ یہ شہر دو اہم دریائے کرشنا اور بھیما سے سیریاب ہوتا ہے۔ اس ضلع کی مٹی سیاہ ہے۔ ضلع میں آبپاشی کے کئی ذخائر ہیں۔ بالا کرشنا پروجیکٹ ضلع کا اہم پروجیکٹ ہے۔ جوار، مونگ پھلی، چاول اور دال یہاں کی اہم فصلیں ہیں۔ تور کی دال کے لیے گلبرگہ کرناٹک بھر میں مشہور ہے۔ صنعتی اعتبار سے گلبرگہ پسماندہ ضلع ہے۔ سیمنٹ، ٹیکسٹائل، چمڑے اور کیمیکل صنعتوں میں ترقی کی امید ہے۔ تعلیمی اعتبار سے یہ شہر ملک میں اہم مقام رکھتا ہے۔ شہر میں گلبرگہ یونیورسٹی اور 2 میڈیکل کالجز ہیں، مہادیوپا رامپورے میڈیکل کالج MRMC اور خواجہ بندہ نواز میڈیکل کالج KBNC۔ اسی طرح گلبرگہ میں 3 ڈینٹل کالجز ہیں، جبکہ 6 انجینئرنگ کالجز طلبہ کو فن تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اب میں ملوں گا اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔